Hello and welcome to this amazing platform of bioeducation. We are very thankful to the CEO of this company for providing us this very beautiful platform for provide free education to the needy students. So hello and welcome to all the students जो भी आज तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है और अभी भी सोच रहे हैं कि हम तैयारी करें और बोर्ड के एग्जाम्स हमारे अच्छे हो जाए। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू जहां आपको सिर्फ फ्री नहीं पढ़ाएगा बल्कि क्वालिटी वाला एजुकेशन फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर कोई चीज आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगी, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो। पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। एवरीथिंग विल बी फ्री। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द वायो एजुकेशन वंस अगेन फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिससे आप सबको फायदा मिलेगा, हमें भी फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा। सो दिस इज द मीडियम फॉर अस टू प्रोवाइड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एफिशिएंट एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ फिजिक्स क्रैश कोर्स 11th क्लास के लिए यहाँ से फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम होने वाले हैं और आज तक जो भी बच्चे अभी तक जिन्होंने अभी तक किताबें भी नहीं खोली है और देखा भी नहीं है किताबों के लिए, तो उनके लिए ये तो बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आके यहाँ पर अपना सिलेबस कंप्लीट करें और हम टारगेट करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस मार्क्स के। 95 प्लस मार्क्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़िए, हमारे नोट्स वीडियो लेक्चर्स देखिए और हम गारंटी दे देते हैं आपको कि आपको 95 से प्लस मार्क्स ही मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म से। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर कोई चीज मिलेगा। और जो ऑलरेडी जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है हमारे साथ जुड़े, तो आपको मिलेगा यहाँ पर, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप देख लेंगे, आप अपने जो प्लेटफॉर्म या कोचिंग से पढ़ रहे हैं और इसका और उसका आप देख लो, आपस में कंपैरिजन करो, यहाँ से बड़ी अच्छी चीजें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आज फिजिक्स का स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हर अल्टरनेट डे पे आपको यहाँ पर लेक्चर मिलेगा। तो फिलहाल तो ये डेमो सेशन है, लेकिन आने वाले लेक्चर बहुत बड़े भी होंगे और अच्छे भी होंगे, उनमें मटेरियल भी बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आज आप देख लो, एक डेमो सेक्शन होने वाला है। कल के बाद यहाँ पर और भी लेक्चर्स आने वाले हैं। यहाँ पर मैथ्स का लेक्चर आएगा, इंग्लिश का लेक्चर आएगा। Everything, every subject of this 11th and 12th and various other classes will be covered here। हर कोई क्लास की यहाँ पर कवर की जाएगी धीरे धीरे। हर कोई, हम रिस्पांस भी देखेंगे, हम 12th क्लास का भी स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम 11th से स्टार्ट करेंगे, फिर 12th का भी स्टार्ट करेंगे। एवरीथिंग विल बी क्लियर हियर। हर कोई सब्जेक्ट, हर कोई नोट्स, हर कोई जो भी आपको जरूरत है एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। हमें पता है यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन दे वो सारे क्या कर रहे हैं, पैसे लेते हैं बच्चों से क्वालिटी एजुकेशन के लिए या नोट्स के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन दिस इज एन ये वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में ये सारी चीजें देंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है आज फिजिक्स वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड ही हमारा पहला टॉपिक है फिजिक्स में 11th में। एक जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हम पहले देख लेते हैं इसमें हमारे इस टॉपिक में क्या क्या, इस चैप्टर इस सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है। तो स्टार्ट तो हम करने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड से। तो फिजिकल वर्ल्ड पूरा एक थ्योरेटिकल चीज है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसके बाद अब जब भी हमारे पास दूसरा चैप्टर आएगा, मेजरमेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन आएगा, तो वहां से एंट्री होगी न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन जैसे ही हम ये थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने वाले हैं, तो इन पे हम थोड़ा रफ ही चलेंगे ताकि आपका सिलेबस भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, बाकी चीजें भी जहां पर भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका प्रैक्टिस सेशन भी लाया जाएगा, अलग से उनके प्रैक्टिस सेशन करेंगे। न्यूमेरिकल इसका अलग से पढ़ेंगे और थ्योरेटिकल अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम साइंस से। फिजिक्स वर्ल्ड में जो हमारा टॉपिक है वो पहला यही है कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो साइंस अगर हम लेमैन लैंग्वेज में पढ़े तो साइंस होती है क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज यानी कि कोई ऐसी नॉलेज है जिनको ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। कोई ऐसी नॉलेज है जिसको ऑर्गेनाइज किया है, ऑलरेडी पेंडिंग है, ऑलरेडी देयर इज अवेलेबल, द नॉलेज इज अवेलेबल इन द नेचर, नेचर में अवेलेबल है नॉलेज। लेकिन उसको जब हम ऑर्गेनाइज करें, एक तरतीब दे यानी कि पहले कौन सी चीज आई, दूसरे कौन सी चीज आई, तीसरा कौन सी चीज आई, उसको अगर हम ऑर्गेनाइज करें उस नॉलेज को, तो उसको कहते हैं साइंस इन लेमैन्स लैंग्वेज। जैसे कि मैं समझाता हूं आपको कि हमारे पौधा, हम बीज बोते हैं तो बीज में से क्या निकलता है, हमारे पास पौधा निकलता है। अब इसी चीज को अगर हम देख लें,
तेरे को मिस करा चलो, क्या? तो क्या होती है कहाँ पे? लेमन लैंग्वेज में, अगर हम साइंस की डिफिनेशन देखें तो क्या होती है? साइंस की डिफिनेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी कि हमारे पास प्रोवाइडेड ऑलरेडी जो नॉलेज है, अगर उसको हम ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको ऑर्गेनाइज करें, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइंस। ठीक है, अब इंसान का नेचर ही है, इंसान का नेचर ऐसा है कि वो हर कोई चीज को देखता रहता है, परखता रहता है, उसको रिलेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम बाहर निकले, हमने देखा पौधे क्यों है, वो ऊपर की तरफ ही उग रहे हैं। अब पौधे ऊपर की तरफ ही क्यों उग रहे हैं? इसका जवाब, इसको ऑर्गेनाइज हम करें कि पौधे इसलिए ऊपर उड़ रहे क्योंकि इसके पास ट्रांसपोर्टेशन पुल होता है, क्योंकि सनलाइट ऊपर से आती है, वो ऊपर की डायरेक्शन में होती है, इसलिए पौधे जो है ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, बाहर निकल के हम देख रहे हैं कि कार चल रही है, और कार क्यों चल रही है? फिर हमने देखा कि इसमें हम पेट्रोल डाल रहे हैं, तो हम सोचने लगे कि हाँ, जो कार है ये पेट्रोल से चल रही है। पेट्रोल डाल दिया और कार चल रही है। फिर हमें चला, नहीं, पेट्रोल की वजह से तो कार नहीं चल रही, पेट्रोल की वजह से एक्चुअली इंजन चल रहा है, तो इंजन की वजह से फिर कार चल रही है। फिर हमें समझ आया, नहीं, इंजन की वजह से भी नहीं चल रही, इंजन की वजह से एक्चुअली में हमारे पास एक्सेल चल रहा है। फिर हमें समझ आया कि एक्सेल की वजह से हमारे पास कार चल रही है। अब ये देखना कि इसको ऑर्गेनाइज करना कि पहले पेट्रोल की वजह से इंजन चलेगा, या इंजन चलेगा पेट्रोल की वजह से, फिर उस इंजन की वजह से एक्सेल चलेगा, और एक्सेल की वजह से फिर कार चलेगा। इस चीज को देखो, इंसान का नेचर जो समझता है कि पेट्रोल की वजह से हमारे पास कार चलेगी, लेकिन अगर हम इसको तरतीब में उसको समझाए, यानी कि इंसान की फितरत को समझाए कि जो नॉलेज है एक्चुअली में उसको प्रोवाइड करें, नॉलेज की जो कार है वो एक्चुअली में इस तरीके से, इस ऑर्गेनाइजेशन से चल रही है, इस नॉलेज से, इसके पीछे ये चीजें चल रही है, इसके पीछे एक इंजन चल रहा है जो पेट्रोल की वजह से चल रहा है, और उससे फिर कार चल रही है, उसको हम कहेंगे साइंस। तो साइंस के जो बेसिक मतलब और लेमन लैंग्वेज में हम कहें, जो भी नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, जो भी अराउंड हमारे पास आसपास जो भी चीजें हैं हमारे पास हो रही है, नेचर में जो चीजें हो रही है, उनको अगर हम एक ऑर्गेनाइज तरीके में पेश करें, उसको हम कहेंगे साइंस। तो अगर हम साइंस की एक डिफिनेशन भी ले लें, तो क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे इस चीज को? क्या कहेंगे कि ह्यूमन का एक नेचर है, वो ऑब्जर्व करता है, क्या है, थिंग्स को, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है जो आस पड़ोस, जो सराउंड में हो रही है। क्या है? ह्यूमन का क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व द थिंग्स, द थिंग्स, थिंग्स हैपनिंग, हैपनिंग इन सराउंडिंग्स, हैपनिंग इन सराउंडिंग्स। और जो ये चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, अगर इन चीजों, ये जो चीजें हमारे पास हो रही है, अगर इनको हम ऑर्गेनाइज, इस नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज बनाए, इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप करें, तो उसको कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? हम साइंस कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसी नॉलेज को क्या कहें? ऑर्गेनाइज्ड करें, ऑर्गेनाइज्ड करें, ताकि इसको हम एक लॉजिकल लॉजिकल वे में पेश करें, लॉजिकल वे में पेश करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइंस, उसको कहते हैं साइंस। तो साइंस क्या हो गया हमारे पास? क्या हो गया? जो ऑलरेडी नॉलेज है, जो हमारे नेचर में पेंडिंग है, जो हमारे नेचर में हो रही है, उसको अगर हम आपस में रिलेट करें, उसको अगर हम आपस में रिलेट करें, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको पेश करें, ताकि उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन निकल जाए, उसको कहते हैं हम साइंस। तो सिंपली आपको समझ आया? क्या क्या समझ आया? हमारे आस पड़ोस में चीजें होती रहती है, नेचर में, नेचर में बहुत सारी चीजें होती रहती है। उन चीजों को, उन नेचर के लॉज को अगर हम आपस में रिलेट करें, फिर उसको रिलेट करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से पेश किया जाए, ताकि उस चीज से हमारे पास लॉजिकल अंदाज में कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकल जाए, उसको कहते हैं साइंस। तो क्या करेंगे? पहले पहले तो हम क्या करते हैं? नेचर में जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व के बाद उनको क्या करेंगे हम? अगर ऑब्जर्व किया उसको बाद उनको हम रिलेट करेंगे, रिलेट के बाद उस नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज करें, और उस ऑर्गेनाइज के बाद हम उसको क्या है कि लॉजिकल कंक्लूजन दे, लॉजिकल कंक्लूजन, कंक्लूजन। इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे लॉजिकल कंक्लूजन तक हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइंस। दिस इज कॉल्ड साइंस। इसको क्या कहते हैं? साइंस। अब साइंस की जो मेथोडोलॉजी है, जब हम किसी चीज पे देखते हैं, किसी चीज को परखते हैं, तो उसका एक तरीका होता है, परखने का तरीका होता है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होती है, वो इस पे काम करती है कि हम चीजों को कैसे देखें। अब मैं दिखा रहा हूं आपको, एक पौधा जो है वो कैसे उग रहा है, उस पे वो जो उग रहा है वो कितने सेंटीमीटर डे में उग रहा है, कितने सेंटीमीटर रात में उग रहा है, कैसे उग रहा है, उसकी ब्रांचेस कैसे सामने आ रही है। इसकी एक मेथोडोलॉजी है जो साइंस जो है अपने पर अडॉप्ट करते हैं, फिर उस मेथोडोलॉजी के बाद साइंस अपनी थ्योरीज देता है। तो साइंस की थ्योरीज आती है, अपनी थ्योरीज आती है, वो क्या आती है? उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है, और मेथोडोलॉजी के कई सारे स्टेप्स है। तो एक एक स्टेप्स हम देखते हैं। तो साइंस की मेथोडोलॉजी है, उसके कई स्टेप्स है। उसकी पहली स्टेप जो है वो है ऑब्जर्वेशन। हम हर किसी
चीज को पहले ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि एक पौधा जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ जो है ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कितना बढ़ रहा है, दिन में कितना बढ़ रहा है, रात में कितना बढ़ रहा है, अगर इसमें इतने पानी डाले तो कितना बढ़ेगा, अगर धूप ना आए तो कितना बढ़ रहा है। तो उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, उसके बाद हम इस पे करेंगे क्या, एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए, अब ये सारा डाटा हमने ले लिया, फिर हम इस पे दो चीजें और करेंगे, क्या, एक क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसी चीज के ऊपर जो हमने अभी तक कंप्लीट कर दिए, इन चीज के ऊपर क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब ये चीजें हमने कर ली, हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, फिर उसको हम क्या देंगे, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग दे देंगे कि हर दिन जो ये पौधा है कितना कितना ऊपर उड़ रहा है, कितना कितने सेंटीमीटर ये बढ़ रहा है, इसमें कितने सेंटीमीटर की ग्रोथ हो रही है, और अगर धूप हो गई तो कितने सेंटीमीटर की होगी। इस सब को मिला के हम क्या कर रहे हैं, इस सब को मिला के हम एक क्या कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग तैयार कर रहे हैं। इस सब को मिला के एक मैथमेटिकल मॉडलिंग तैयार की, मैथमेटिकल मॉडलिंग जब हमने तैयार कर ली, फिर हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं। प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि हमने अगर तो आपने ये बीज बो दिया और उसकी कंडीशन ये होगी तो 5 साल में ये हमारे पास क्या देगा, फ्रूट्स देगा, हमारे पास क्या देगा, फ्रूट्स। ये सब कब किया हमने, फिर प्रेडिक्शन, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद हम इस डाटा के ऊपर क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन हमें क्या बताती है, अब हमारे पास सब कुछ है, तो आपका हम अब यहाँ इतना डाटा हमने कर दिया ना, तो हमें कोई भी बताएगा ये पौधा कब उगेगा, तो हमें ऐसे कह सकते हैं। और ये जो प्रेडिक्शन कर दिया हमने, किसके ऊपर कर दी, जो हमने पहले ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, मैथ रीजनिंग की, फिर उसके बाद मॉडलिंग की है, मैथमेटिकल मॉडलिंग फार्मूलाज क्रिएट किए, उसके बाद प्रेडिक्शन की। अगर हमारी प्रेडिक्शन सही निकली, यानी कि हमारी थ्योरी सक्सेसफुल है। अगर हमारी प्रेडिक्शन सक्सेस ठीक नहीं निकली, यानी कि हमारी थ्योरी जो है गलत है, तो लास्ट में आता है हमारे पास वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। जो भी हमने थ्योरी दी है वो ठीक है या गलत है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो प्रेडिक्शन पे डिपेंड करेगी। ये सारी चीजें स्टेप्स करने के बाद हम लास्ट पे पहुंचते हैं कि वेरिफिकेशन। ये जो चीज है ये वेरीफाइड है, इस पे जो चीजें आ रही है, हमारे जो नतीजे हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस पे चीजें कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं चीजें प्रिडिक्ट तो थ्योरी ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो थ्योरी गलत है। अब मैं बताना चाहूँ यहाँ पर कि साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती। यहाँ पर हर कोई चीज क्या, हर कोई चीज का एक नया बेटर वर्जन आता ही आता है। जैसे कि साइंस एडवांस होती जा रही है, उसके बेटर वर्जन आते ही जाते हैं। और साइंस में कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज अनक्वेश्चनड नहीं रहती। देयर इज नो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी इन साइंस। तो दो चीजें यहाँ पर साइंस में है, क्या है, नो फाइनल थ्योरी, नो फाइनल थ्योरी। यहाँ पर कोई भी फाइनल थ्योरी तो नहीं है, नो फाइनल थ्योरी, और नो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी, कोई भी अनक्वेश्चनड अथॉरिटी नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ गया, तो किसने दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो डाल्टन ने दिया पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद कौन आया, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने भी दिया अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद आया हमारे पास जे थॉमसन, उसने भी दिया अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद हमारे पास आया बोहर, बोहर ने भी अपना मॉडल दिया। तो उसके बाद आया हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये देखो, ये सारी चीजें एक ही एटम पे आ गई, क्योंकि अगर हम नहीं मानते कि नहीं पहली थ्योरी डाल्टन की थ्योरी ठीक है, तो ये सब आते ही नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, जो भी है साइंस में, साइंस भी कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है, और कोई भी चीज अनक्वेश्चनड नहीं रहती है। तो इन चीजों की वजह से हर कोई थ्योरी विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस नई नई चीजें आती रहती है, और हम उन चीजों पे गौर खोज करते रहते हैं। ठीक है, नई नई चीजें आती रही, उनको स्टडी किया, नई थ्योरीज आ गई, उसके बाद फिर से स्टडी हो गई, उनमें एडवांसमेंट आ गई, उनमें अमेंडमेंट्स आ गई, नई थ्योरीज बन गई। जैसे कि हम देख रहे हैं लाइट के बारे में कितनी थ्योरी आ गई। पहले तो कहते थे लाइट एक पार्टिकल है, लाइट एक वेव है, फिर आगे लाइट एक पार्टिकल है। फिर आया हमारे पास आइंस्टाइन साहब, उसने क्या कहा, नहीं इसका दोनों नेचर है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, दोनों नेचर है आप इसके। तो सारी विद द फर्दर विद द एडवांसमेंट इन साइंस हमारे पास क्या है, चीजें नई नई निकल के आती है। जो पुरानी थ्योरीज है वो क्या पीछे चली गई, लेकिन हमें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो आइडिया है वही वहीं से निकलता है। ठीक है, तो पहले हम पुरानी चीजें पढ़ते हैं, फिर नई चीजें पढ़ते हैं, फिर देखते हैं एडवांसमेंट कैसे आ गई। नई पुरानी चीजें पढ़ने से हमारे पास एडवांसमेंट कैसे आ गई, साइंस कितना दिन ब दिन जो बढ़ रहा है, इसमें एडवांसमेंट कितनी आ रही है। अच्छा, इतना बल्कि होने के बाद अब देखो साइंस में कितनी चीजें आ गई, रोजमर्रा की चीजें हम देखेंगे, नेचर
में देखेंगे कितनी चीजें हो रही है। इंसान का अपना एक सिस्टम होता है, इंसानों की ग्रोथ होती है, इंसान एक बड़ी मशीन है, वो कैसे चलती है, प्लांट्स की एक मशीन है अपनी, वो कैसे चलती है, या नेचर की चीजें है कैसी है, नेचर में लाइट है, लाइट कैसे आती है हमारे पास, सन से लेकर यहाँ तक आ रही है, या लाइट सारी जो लाइट है इसके अपने फिनोमेनास है। तो ये सारे इतना पढ़ने के, या रिएक्शंस होती है, इतना पढ़ने के एक साथ से पढ़ने में साइंस में बहुत सारा कंजेशन हो गया था। तो इसलिए इसको डिवाइड किया गया, साइंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है। कौन कौन सा? एक था फिजिक्स, एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायो। तो हमारा यहाँ पर डील जो है वो सिर्फ किसके साथ है? फिजिक्स के साथ। फिजिक्स क्या करता है? फिजिक्स में हम सिर्फ पढ़ते हैं नेचर, लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर। एक तो हम लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ता है इनका क्या है, लॉज हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इनका मैनिफेस्टेशन ऑन डिफरेंट फिनोमेना, किस फिनोमेना में कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है, कौन सा लॉ कहाँ पर इस्तेमाल होगा। एक तो लॉज पढ़ेंगे और दूसरा इनका यूज पढ़ेंगे, कहाँ ये लॉज यूज होते हैं, किस किस लॉ ने हमारे पास क्या दिया है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, और इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सो दैट पार्ट ऑफ, या that part of science which deals with the laws of nature, study of laws of nature and their manifestation, on क्या है, on their application, ठीक है, and their applications, और उनकी applications हम देखेंगे किसकी? फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या हमारे पास होती है, ठीक है। फिर इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, जो भी बेसिक लॉज है नेचर के वो पढ़ते हैं, और उनकी मैनिफेस्टेशन किन पे? डिफरेंट फिनोमेना पे। अब देखो लाइट के कितने सारे फिनोमेना होती है, ठीक है। लाइट का फिनोमेना एक रिफ्रैक्शन है, ठीक है, वेव फ्रंट्स बनते हैं, हजन्स प्रिंसिपल बनते हैं, वो सारे जो हम पढ़ते हैं उनपे क्या होती है? फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल होते हैं, वो नेचुरल लॉज है हमारे पास, जो फिजिकल लॉज इस पे इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के दो अपने मेन प्रिंसिपल्स है, एक को हम कहते हैं यूनिफिकेशन, और दूसरे को कहते हैं हम रिडक्शन। और देयर आर two principles of physics, one is called unification and second one is called reduction। तो इनको हम कल दूसरे लेक्चर में इनको एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज यूनिफिकेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। इनको अच्छे से पढ़ेंगे हम, यूनिफिकेशन क्या होगी और रिडक्शन क्या होगी, इन दोनों प्रिंसिपल्स को फिजिक्स के साथ रिलेट करेंगे और फिजिक्स में बताएंगे, फिजिक्स की डिफिनेशन को पूरे समझेंगे, इसके प्रिंसिपल्स को समझेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस वाज अ डेमो लेक्चर, होप यू लाइक दिस लेक्चर, आपको मजा आया होगा, ठीक है। और आप कमेंट्स करो कि आपको कहाँ कमी रही, या जो हमने वीडियो बनाया है, जो हमने आज पढ़ा है, इसमें कोई हमें बेहतरी करनी पड़ेगी, या कोई हमारे पास लिमिटेशन है जो हम अगले वीडियो में दूर करेंगे। सो दिस वाज अ डेमो लेक्चर, होप यू लाइक इट। और अगर कोई भी कमी रहे तो नीचे कमेंट्स में हम बताए आपको क्या हमारी कमी कहाँ रही, जो हम पूरा कर सकते। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। थैंक्स वंस अगेन, होप यू लाइक द लेक्चर।